हेलो गाइस, मैं विक्की कुमार एक बार फिर आपको लेके आया हूँ अपने एडुटेक चैनल में। और अपनी साइंस की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 10th चैप्टर के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर के बारे में और उससे रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। और अब मैं आज बात करने वाला हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और इमेज आपकी कैसी फॉर्म होती है उसके बारे में। तो चलिए, यहाँ मैंने सबसे पहला आपके यहाँ डिस्कस कर रखा है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनिटी पर है तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपने देख रहे होंगे कि मैंने दो लाइनें यहाँ आपकी या दो रे को रिफ्लेक्ट करवाया है, जो कि आपका रिफ्लेक्ट होके फोकस पर मिल रहे हैं। और ये आपके डायग्राम आपके बुक्स में भी हैं, आप अपनी बुक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो इस इमेज के तहत जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स या आपके जो इमेज फॉर्म होती है, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इस इमेज के अंदर जो आपका प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो आपका फोकस पे बनता है, और जो इसकी प्रकृति यानी कि ये कैसा दिखता है तो वो आपका वास्तविक और उल्टा होता है। सेम अगर इसी की बात करें प्रकृति उसका आकार की, तो आपके एक्चुअल साइज से काफ़ी छोटा होगा। यही अगर मैं इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन करूँ तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, यानी कि जो आपका इमेज का पोजीशन है वो फोकस पे होगा, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होंगे, और साइज ऑफ इमेज हाईली डायमेनाइज होगा, यानी कि पॉइंट साइज होगा। अब चलिए बात करते हैं अपने अगले इमेज के बारे में, यानी कि जहाँ आपका ऑब्जेक्ट सी से पीछे होगा, बियॉन्ड सी होगा। और उसका इमेज में यहाँ आपको सामने में दिखा रहा हूँ कि इसमें भी मैंने क्या किया है, तो जो हमारा सी पॉइंट यानी कि फोकस से पहले का होता है, हम उससे भी पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, और वहाँ से मैंने दो रे पास करवाए, एक जो उसके सीधा पैरेलल होके जा रही है आपके एक्सिस के, और दूसरे को मैंने उसके सेंटर यानी कि पी पॉइंट्स पे रिफ्लेक्ट करवाया है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों ही रे आपकी सी एंड एफ के बिल्कुल मिड में आकर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जहां आपका वो इमेज फॉर्म होता है। तो अब हम बताते हैं इसकी स्थिति और इसके आकार वगैरह के बारे में, यानी कि इसके साइज़ एंड पोजीशन के बारे में। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो आपके एफ और सी के बीच में होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। और ये आपकी वास्तविक होती है, यानी कि रियल इमेज होती है, और उल्टी होती है। अब प्रतिबिंब का आकार की बात करें तो वो आपका काफ़ी छोटा होता है। अब चलिए अपने अगले इमेज के बारे में बात करते हैं, और अगला है ऑब्जेक्ट एट सी, यानी कि बिंब जो है वो आपका सी पर होगा। और सी पर अगर बिंब आपका रखा है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, जिसके मैंने दो यहाँ रिफ्लेक्शन करवाए, एक बिल्कुल सीधी लाइन से रिफ्लेक्ट होके एफ से क्रॉस होके जा रही है, और दूसरी लाइन को मैंने सेम डायरेक्शन एफ से क्रॉस करवाया है लेंस पे रिफ्लेक्ट करवा के। और उसके बाद ये जो दोनों ही रेज हैं वो हमारे एग्जैक्ट सी पॉइंट पे ही आकर क्रॉस कर रहे हैं बिलो द एक्सिस के। तो अगर यही इमेज के बारे में अगर अब हम बात करें इसके इमेज की साइज़ और इसकी पोजीशंस के बारे में, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो आपका एग्जैक्ट एट सी पे बनेगा, यानी कि जहां आपका बिंब रखा होगा उसके जस्ट नीचे ही आपका इमेज बनेगा। और अगर नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि ये वास्तविक और उल्टी होगी। और अगर साइज़ की बात करें तो ये सेम साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जितना बड़ा आपका बिंब होगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इमेज, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी एंड एफ के बीच में होगा।
वैसे स्थिति में जो हमारा इमेज है वो कहाँ बनता है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ C एंड F के बीच में इमेज आपकी खरीद कर रखी है AB, और वहाँ से मैंने ये 2 रेज पास करवाया लेंस पे अपने स्फेरिकल मिरर पे, और मिरर पे रिफ्लेक्ट करवाने के बाद जो है वो एक आपके सेंटर से रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सामने के पास से। और जब ये दोनों रिफ्लेक्ट होके आपके एक्सिस के बिलो आ रहे हैं तो ये आपके C से भी बियॉन्ड, यानी कि C से पीछे जाकर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जैसा आपके ये इमेज में यहाँ दिख रहा है। तो जैसा कि अब ये इस इमेज के अंदर है, तो इसमें आपका एंगल I और एंगल R यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा आपका सेम एंगल पर ही होगा, जो हमें सेंटर पे क्रॉस करवाते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इसकी इमेज के पोजीशन एंड साइज़ और नेचर के बारे में। तो अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो वो आपका बियॉन्ड C होगा, यानी कि C के पीछे बनेगा। और अगर नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी कि ये वास्तविक और उल्टी इमेज होगी। और साइज़ की बात करें तो ये हाईली एनलार्ज होगा, यानी कि आकार में आपका जो बिंब था, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट था उससे काफ़ी बड़ा इमेज आपका यहाँ फॉर्म होगा। तो गाइस, अगर किसी भी इमेज में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इमेज के पास, और वो है आपका ऑब्जेक्ट एट F कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम F पे रखते हैं तो हमारा बिंब या उसकी आकृति या उसका जो रियल इमेज या नेचर वगैरह है वो कैसा होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम F पे रखते हैं तो ये आपका एक स्पेशल केस होता है जिसके अंदर जो हमारी इमेज है वो इन्फिनिटी पर जाकर बन रही होती है। जैसे कि मैंने यहाँ रे रखा, आपका ऑब्जेक्ट रखा है F पे, और वहाँ से मैंने 2 रे पास करवाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर पे और एक आपका बिल्कुल सामने से जा रहा है, और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होके आपके रिफ्लेक्ट होते हैं। और पैरेलल होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों आकर एक इन्फिनिटी पर जाकर एक दूसरे से ये क्रॉस करेंगे। और इसलिए जो इसमें कंजम्पशंस होती हैं या आपकी कंसीडरेशन होती है वो ये होता है कि पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो आपका इन्फिनिटी पे बनेगा, और नेचर ऑफ इमेज जो होगी वो आपके रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक और उल्टी होगी। और अगर यहीं साइज़ की बात करें तो साइज़ आपका हाईली एनलार्ज होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाके बनेगा, और कितना बड़ा बनेगा इसकी कोई अंदाज़ा नहीं है। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इमेज पे, जो कि आपका स्पेशल केस होता है जिसमें हम F और आपके प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका लेंस के राइट हैंड साइड में आपकी इमेज फॉर्म होती है, लेफ्ट हैंड साइड से रे आपकी पैरेलल इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलती रहती है। जैसे कि मैंने यहाँ इमेज में शो कर रखा है कि बीच में F एंड P के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, वहाँ से मैंने 2 लाइन, एक F से क्रॉस करवाया और एक आपके सेंटर से। तो जब ये रे मैंने क्रॉस करवाया तो जो हमारी एक्चुअल इमेज है वो लेंस के या आपके जो स्फेरिकल मिरर है उसके राइट हैंड साइड में बनेगा। और अगर अब हम बात करें इसकी पोजीशन और इसके नेचर के बारे में, तो पोजीशन जो है वो आपका बिहाइंड द मिरर है, जैसा कि मैंने यहाँ शो कर रखा है, मिरर के पीछे बनता है। और अगर नेचर की बात करें तो ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनेगा, यानी कि आपका आभासी होगा और सीधा होगा। और यहीं अगर बात करें अब इसके प्रतिबिंब के आकार की, तो ये आपके एक्चुअल इमेज से काफ़ी बड़ी इमेज यहाँ फॉर्म होती है, यानी कि एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा इमेज बनता है। और ये PDF मैंने दोनों ही लैंग्वेजेस में बना रखी है, हिंदी और इंग्लिश, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा ईजी रहे। और इसके बावजूद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसके अंदर हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा यहाँ हम कुछ रेस को पास करवा के इमेज बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट या केस ले रखा है जो कि है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि कोई आपका ऑब्जेक्ट जो कि अनंत बिंदु पर रखा हुआ है, तो हमारी उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इन्फिनिटी से आपकी लाइन ड्रॉ करवाई है, तो जो यहाँ आपकी एक्सिस हैं वो तो आपके सेम
एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही हैं, और उसके अलावा जो 2 रेज़ हैं वो आपके सेम अलग अलग एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो कि आपके लेंस के बिहाइंड में जाकर फोकस पे मीट करती हैं, मिलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो अब अगर इसकी बात करें हम इसकी प्रतिबिंब जो यानी कि जो आपका इमेज बन रहा है उसकी साइज़ एंड पोजीशंस के बारे में, तो जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपका फोकस पे बनेगा यानी कि हमेशा, और जो बिंब का आकार होगा वो भी आपका बहुत ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि जो हम इमेज या ऑब्जेक्ट हम एक्चुअल में ले रहे हैं रिफ्लेक्ट करवाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट से भी काफ़ी छोटा आपका इमेज बनेगा। और अगर इसकी प्रकृति की बात करें यानी कि नेचर की बात करें तो ये आभासी और सीधा बनेगा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्टेड होगा ये। और चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अपने सेकंड केस पे, जिसके अंदर है आपका ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पूरे एक्सिस में इन्फिनिटी से लेके अपने पोल के अगर बीच में कहीं भी रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा फॉर्म होगा। तो उसके लिए मैंने जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट आपके इन्फिनिटी पे रखी है, वहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करवाई या रे पास करवाया है, जो कि एक आपको सेंटर से क्रॉस हो रहा है, यानी कि हमारा जो पोल पॉइंट होता है वो या पी जिसको हम मैक्सिमम टाइम डोनेट करते हैं, वहाँ से मैंने इसको क्रॉस करवाया। और दूसरा मैंने बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सीधी लाइन से ड्रॉ करवाया है या क्रॉस करवाया है, जिसके बेसिस पे हमारा ये जो इमेज के राइट हैंड साइड है उस साइड हमारे यहाँ डॉटेड लाइंस में मैंने शो कर रखा है कि हमारा जो रे है वो क्रॉस करके इमेज कैसे फॉर्म करेगा। तो ये इमेज जो भी है मतलब कि आप इन्फिनिटी से लेके अपने प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में अगर कहीं भी इमेज रखते हैं तो वो आपका हमेशा F और P के बीच में ही फॉर्म होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी पोजीशन, साइज़ एंड नेचर के बारे में। तो अगर पोजीशन की बात करें तो ये आपका P एंड F के बीच में बनेगा हमेशा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और साइज़ की बात करें तो ये बहुत ही छोटा बनेगा, जो आपका एक्चुअल इमेज या ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा आपका यहाँ इमेज बनेगा। और नेचर की अगर बात करें तो वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्टेड यानी कि आभासी और सीधा होगा। तो ये मैंने अभी तक बताया था आपको कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर यानी कि उत्तल और अवतल मिरर से हम अपनी इमेज को या जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिफ्लेक्शन को कैसे डायग्राम बेसिस से शो करते हैं या बना के दिखाते हैं। और अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग। यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, यानी कि यह सामान्य तौर पर टॉर्च में और आपके सर्च लाइट्स में और गाड़ियों के हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ मैंने लिखा है कि यूज्ड इन सी लार्ज इमेज ऑफ फोकस ऑफ फेस एज सेविंग मिरर, यानी कि हम इसको चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। और इसके बाद मैंने नेक्स्ट यहाँ लिखा है यूज बाय डेंटिस्ट्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, यानी कि ये दांत के जो चिकित्सक होते हैं यानी कि दंत विशेषज्ञ द्वारा भी यूज़ किया जाता है दांतों को बड़े इमेज के फॉर्म में देखने के लिए। और अगर इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका लार्ज कनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट इन अ सोलर फर्नेस, यानी कि सौर भट्टियाँ जो होती हैं जिसके अंदर हम सूर्य के प्रकाश की मदद से कोई काम करते हैं, भट्टियों का उपयोग करते हैं, उनमें भी जो हमारा सूर्य का प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अपने अवतल दर्पण को उपयोग करते हैं। तो ये मैंने कुछ बताया था आपके कॉनकेव मिरर के यूजेस। और अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कि कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज़ हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, यानी कि ये दर्पणों के पार्श्व दृश्य यानी कि पीछे के दृश्यों को देखने के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि अक्सर ड्राइवरों को उनकी गाड़ियों को चलाने में
मददगार साबित होते हैं। और ये आपके उत्तल दर्पण के मुकाबले समतल दर्पण के मुकाबले उत्तल दर्पण में ज़्यादा चीज़ें आपको पीछे की दिखाई दे देती हैं, और इसलिए व्हीकल्स में ये हम बैक मिरर या फिर रियर व्यू के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी कि अगर हम साइन कन्वेक्शन की बात करें कि स्फेरिकल मिरर से अगर हम कोई रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो उसमें आपका कौन सी चीज़ें पॉजिटिव या नेगेटिव होंगी उसके बारे में। तो अगर यहाँ बात करें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। यानी कि जो मिरर होगा वहाँ से हमेशा आपका लेफ़्ट साइड को आपका ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए। और यहाँ सेकंड है आपका ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। और जो आपका डिस्टेंस मेजरमेंट है वो हमेशा आपका पोल पॉइंट से ही स्टार्ट होगा, यानी कि जिसको हम पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जो P है वो एज अ ओरिजिन हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, कि वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है P, यानी कि पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, और वहाँ से ही हम अपना डिस्टेंस मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की। तो राइट ऑफ द ओरिजिन की अगर बात करें तो हमेशा आपका पॉजिटिव एक्सिस टेकन एज अ पॉजिटिव, यानी कि उनका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। और ओरिजिन की अगर लेफ़्ट साइड से बात करें यानी कि माइनस एक्सिस, तो वो आपका हमेशा नेगेटिव एक्सिस होगा। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम भी बना रखा है, और इसके बेसिस पे जैसे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिन है यानी कि बीच में जो प्लस पॉइंट के सेंटर पर है वो आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर राइट साइड की बात करें यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर इस चीज़ से अबव की बात करें यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर बिलो की बात करें तो नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी के बेसिस पे मैंने ये नीचे सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं और मैं आपको ये वन बाय वन क्लियर करवाता हूँ। तो जैसा कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, परपेंडिकुलर टू एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, एंड सिमिलरली परपेंडिकुलर टू एंड below the principal axis that is negative y axis are taken as negative। और इन्हीं को मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख रखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी ऊपर में सारे समझा दिया है, अगर फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसको PDF के अंदर से पूरा पढ़ सकते हैं। और वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी यानी कि जिसको हम साइन कन्वेंशन कहते हैं इंग्लिश में, और जो हमारा बिंब दर्पण के सदैव बाईं ओर होना चाहिए। दूसरा है यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां दर्पणों के ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि जो हमारा P पॉइंट होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, मूल बिंदु को हम ध्रुव यानी कि P मानते हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है कि मूल बिंदु से दाईं ओर यानी कि पॉजिटिव एक्सिस आपका धनात्मक होगा, और मूल बिंदु के बाईं ओर यानी कि नेगेटिव एक्सिस जो आपका ऋणात्मक होता है। और ऐसे ही मैंने इसके आगे भी जो परपेंडिकुलर एक्सिस के थे उनको भी लिखा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस सभी दूरियां धनात्मक होंगी, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर यानी कि माइनस वाई अक्ष सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। और चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि आपका मिरर फॉर्मूला है, यानी कि दर्पण का सूत्र है। और ये सूत्र होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इसके अंदर जो हमारा f है वो हमारा फोकल डिस्टेंस को शो करता है, यानी कि हमारे फोकस की दूरी को शो करता है। और जो v है वो इमेज के डिस्टेंस को शो करता है, जो कि मैंने यहाँ नीचे भी लिखा है, प्रतिबिंब की दूरी। और जो हमारा u है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि बिंब की दूरी। और इसी के अंदर एक आपका r फॉर्मेट भी आता है जो आपके मिरर फॉर्मूले से थोड़ा हटके होता है, और r होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका 2f के इक्वल होता है, या फिर अगर हम फोकस के फॉर्म में इसकी बात करें तो वो आपका फोकस का हाफ होता है, मतलब फोकस जो है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पूरा लिख रखा है।
और अब इसी मिरर के से ही रिलेटेड अपना नेक्स्ट हमारा यहाँ टॉपिक आता है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। और ये आपके जो हमारा मिरर फार्मूला है और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उनके बेसिस पे हमारे अक्सर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और ये कंपलसरी है, न्यूमेरिकल्स आपका 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में कंपलसरी है, हर साल आपका ये आता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मैग्निफिकेशंस, और जो कि होता है आपका आवर्धन। अब आवर्धन कैलकुलेट करना यानी कि उनका गणना करना या उनको जांचना, उसका भी एक फार्मूला है और उसको मैं अभी बताता हूँ। तो जो ये हमारा फार्मूला है वो आपका रेशो होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का। जैसे कि मैंने यहाँ नीचे लिखा है, जो आपका मैग्निफिकेशंस है यानी कि m, इसको हम m से डोनेट करते हैं। और ये आपका हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का रेशो होता है। और यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसे हम h डैश से शो करते हैं, और जो हमारी बिंब की ऊंचाई है उसको h से शो करते हैं। और इसी से मिलता जुलता हमारा जो सेकंड फार्मूला होता है वो होता है m = -v/u। और इन दोनों का ही मैंने समीकरण 1 और 2 दे दिया है, ताकि हमें कंप्लीट इनका कोरिलेटिव फार्मूला मिल जाए, यानी कि एक दूसरे से कंबाइन में ये फार्मूला हमें मिल जाए। और इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। तो यहाँ आपका मेन फार्मूला आ जाएगा, जो कि m = -v/u h/h है। यानी कि जो आपका यहाँ बात किया था मैंने, जैसा कि आपको बताया था ऊपर, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका रेशो, और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज का रेशो। तो ये आपका होगा फार्मूला। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इस मैग्निफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही हम इनका साइन कन्वेक्शन और आपके इमेज के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ जान लेंगे। कि अगर जो आपका m यानी कि मैग्निफिकेशंस है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि ग्रेटर देन 1 है, तो जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होगा, यानी कि वो आपका आवर्धित होगा, यानी कि बड़ा इमेज बनेगा आपका। और ऐसे ही अगर आपका m के बराबर है तो वो आपका सेम साइज़ का होगा, यानी कि जितना साइज़ आपका ऑब्जेक्ट का है यानी कि आपकी बिंब का है, उतना ही साइज़ आपके प्रतिबिंब का भी होगा। और अगर अपने अगले पॉइंट्स की बात करें, यानी कि जिसमें हमारा जो m है वो आपका 1 से लेसर देन होगा, तो इसके अंदर जो हमारा बिंब होगा वो या प्रतिबिंब होगा वो काफ़ी छोटा बनेगा, यानी कि ये डिमिनाइज होगा। चलिए और अब हम बात करते हैं अपने यहाँ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है फ्यू टिप्स टू रिमेंबर द साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। और यहाँ मैं कुछ चिन्ह को यानी कि उनके साइन कन्वेंशन को याद करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल और अवतल मिरर्स के यहाँ लिख रखे हैं, जिसके अंदर मैंने मिरर फार्मूला का ही आपको साइन कन्वेंशंस बता रखा है कि जो फोकस है वो अगर नेगेटिव है कॉनकेव मिरर के लिए तो हमारा वो रियल होगा, और अगर कन्वेक्स मिरर के लिए तो वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसे ही यू की बात करें तो यू यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आपके कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, यानी कि अवतल के लिए आपका नेगेटिव और उत्तल के लिए पॉजिटिव होगा। और लास्ट यहाँ है आपका इमेज डिस्टेंस का, जो कि आपका डिफरेंस होता है बाकियों के मुकाबले। और कॉन्वेक्स में ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि जो उत्तल इमेज होगी उत्तल मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा, यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनेगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है। और अगर हम यही बात करें कॉनकेव की, तो यहाँ आपके दोनों ही केसेस होती हैं। अगर नेगेटिव है तो वो आपका वास्तविक इमेज बनाएगा, यानी कि रियल इमेज बनाएगा, और अगर उसका साइन पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपका आभासी इमेज बनाता है। और अब यही बात कर लेते हैं हम अपने हाइट ऑफ इमेज की, कि वो हमारा अगर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो हमारा हाइट कैसा होगा या क्या होगा। तो अगर हमारा h के फॉर्म में हम मैग्निफिकेंस निकालते हैं, तो अगर h हमारा पॉजिटिव है, जो हमारा
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो हमारा इमेज होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर एच डैश हमारा नेगेटिव आ रहा है यानी कि वो जो इमेज फॉर्म हुई है वो आपकी वर्चुअल हुई है, यानी कि आभासी इमेज यानी कि प्रतिबिंब आपका बना है। अगर एच आपका पॉजिटिव है यानी कि एच डैश अगर पॉजिटिव है तो वो आपका वास्तविक इमेज यानी कि रियल इमेज फॉर्म होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर लेके आऊँगा इसी चैप्टर के आगे की चीज़ों के बारे में, और जिसके अंदर हम आगे अब बात करेंगे लेंस के बारे में और लेंस के कुछ फार्मूलाज के बारे में। तो अगले टॉपिक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे वीडियोस और चैनल के साथ, और वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।